आरबीआई अनुमान लगा के चल रही थी कि क्वार्टर फोर FY23 ये जो अभी बीता है इसमें 5.1% की ग्रोथ आएगी। तो ये तो आरबीआई के एस्टिमेट को भी पार कर गई, ये वाली जो ग्रोथ है 6.1% की ग्रोथ। और आप बोल रहे हो ग्लोबल चैलेंजेस के बावजूद इतनी स्ट्रांग ग्रोथ देखने को मिली है। चलो ये जो हुआ हुआ, लेकिन वो अगले क्वार्टर में आरबीआई ये एस्टिमेट करके चल रहा है कि लगभग 7.8% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिलेगी और FY24 में 6.5% की दर से भारतीय अर्थव्यवस्था चल सकती है। तो सर हम तो अभी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे हैं, सबसे तेज चलने वाला देश जो है वो भारत ही है। ये FY24 में भी क्या इंडियन इकोनॉमी आउटबीट करेगी, आउटशाइन करेगी ग्लोबल इकोनॉमीज को? देखिए, अभी जैसे कि हमारा जो अनुमान था वो सही नहीं निकला क्योंकि फैक्टर्स बदल रहे हैं। तो प्रोजेक्ट करना तो बहुत ही खतरनाक है एक तरह से। सही प्रोजेक्ट करना तो और भी ज्यादा परेशानी का है। और देखिए, आरबीआई को डेटा नहीं इकट्ठा करता है। आरबीआई तो सरकार के जो आंकड़े होते हैं, सीएसओ के आंकड़े होते हैं, उसी के आधार पर अपना ये अनुमान देता है। अब जो उस समय उनको लगा, और खासकर आरबीआई तो कॉशियसली आगे चलता है। अब जैसे मैंने कहा कि अब ये देखना पड़ेगा जब डिटेल में आंकड़े सामने आएंगे। अभी तो शुरुआती आंकड़े आए हैं कि क्या वजह है कि वो इतनी तेज ग्रोथ रही जबकि सब कम एक्सपेक्ट कर रहे थे ग्रोथ। उस पर इंटरनेशनल फैक्टर, नेशनल फैक्टर दोनों हो सकते हैं। और अगले साल क्या होगा ये तो प्रेडिक्ट करना और भी मुश्किल है। अब जैसे कि अभी यूएस का डेट की समस्या है कि वो जो उनका डेट का कैप है उस पर समझौता हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लोग तो उसी पर बहुत परेशान हो रहे हैं कि उससे जो अर्थव्यवस्था में गिरावट ना आ जाए। तो बहुत सारे अनसर्टेन फैक्टर्स हैं। तो मैं तो कहूंगा कि अगले साल का प्रेडिक्शन करना तो मुश्किल है। एक और चीज मैं कहूंगा कि इसमें जो हमारा असंगठित क्षेत्र है वो तो आता ही नहीं है। असंगठित क्षेत्र गिरावट में है। तो ये आंकड़े जो बताए जाते हैं क्वार्टरली ग्रोथ के, ये सही आंकड़े नहीं होते हैं क्योंकि इसमें जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की गिरावट होती है वो नहीं दिखती है। तो मेरा मानना है कि जो अगर कहा जा रहा है कि 7% की ग्रोथ है या एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 6% की, तो वो एक्चुअली मुझे लगता है कि 1 या 2% से ज्यादा की ग्रोथ नहीं है। ओके सो, और वैसे भी ना FY23 के लिए अभी एस्टिमेट हो गया है कि 7.2% की ग्रोथ दिखाई है इंडियन इकोनॉमी में, 7.2%। और जैसे मैंने कहा एनुअल ग्रोथ की ना, एनुअल ग्रोथ, यस। और जो एनुअल ग्रोथ आरबीआई प्रेडिक्ट कर रहा है अगले फिस्कल के लिए वो है 6.5% की। तो मतलब थोड़ा स्लो डाउन तो देखने को मिलेगा, लेकिन क्या ये कंसर्निंग है सर? जिस हिसाब से अभी रिसेशनरी फियर्स हैं, 6.4%, 6.5% भी आरबीआई के एस्टिमेट के मुताबिक अगर ग्रोथ रह जाती है FY24 के लिए, जो कि ऑब्वियसली 7.2% से घटेगी, तब भी क्या इंडिया के लिए ये कंफर्ट सिचुएशन होगी? नहीं, मेरा ये मानना है कि देखिए, संघर्ष क्षेत्र बढ़ रहा है पर असंगठित क्षेत्र गिर रहा है। संघर्ष क्षेत्र के बढ़ने से असंगठित क्षेत्र को हम नहीं माप सकते हैं। और जो असंगठित क्षेत्र है उसमें 94% लोग काम करते हैं। अगर उनकी परेशानी बढ़ती है, वहाँ पे बेरोजगारी ज्यादा है, वहाँ पे उनको जो इन्फ्लेशन से असर पड़ता है, तो इसलिए वो जो है उसको मेजर करना जरूरी है। नहीं तो ये जो धड़ाम से नीचे गिरता है। जैसे कि आप देखिए, पैंडेमिक के पहले ही हमारी रेट ऑफ ग्रोथ 8% से गिरते गिरते 3.1% पे आ गई थी। तो वो तो मतलब संघर्ष क्षेत्र की भी ग्रोथ गिर जाती है। अगर असंगठित क्षेत्र में परेशानी बढ़ती रहे तो संघर्ष क्षेत्र की भी रेट ग्रोथ गिर जाती है। और आपने देखा था पैंडेमिक के पहले भी कि जो आरबीआई प्रेडिक्ट कर रहा था, सीएसओ कह रहा था या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कह रहे थे, उससे कम ही रेट ऑफ ग्रोथ निकल रही थी। तो इसलिए अभी भी ये परेशानी हो सकती है कि हम असंगठित क्षेत्र को क्योंकि इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो अर्थव्यवस्था में परेशानी का दौर चलता रहे। ये जो फॉर्मल सेक्टर का ग्रोथ रेट है उससे हम पूरी अर्थव्यवस्था को नहीं आंक सकते हैं। और जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो भी फॉर्मल सेक्टर की ग्रोथ पे चलते हैं क्योंकि उनके पास भी बाकी कोई आंकड़ा नहीं है। तो इसलिए अभी हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ ठीक हो गया है अर्थव्यवस्था, पर हाँ, संगठित क्षेत्र में बहुत जरूर है। ये शायद ये आंकड़े दिखा रहे हैं। और इनफैक्ट 6.1% की ग्रोथ किसी भी लिहाज से बहुत बेहतर ग्रोथ है। अभी सर ये तो एक खुशखबरी हुई कि इंडियन इकोनॉमी में जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा की ग्रोथ दिखाई दे गई है जीडीपी क्वार्टर 4 में। और एक और बड़ी खबर यह है कि FY23 का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 6.4% ऑफ द जीडीपी रहा है, 17.33 लाख करोड़। रिवाइज्ड एस्टिमेट जो था वो था 17.55 लाख करोड़। उससे लगभग 22,188 करोड़ रुपए कम रहा है फिस्कल डेफिसिट। ये कितनी बड़ी खबर है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कि FY23 का जो फिस्कल डेफिसिट है वो नैरो हुआ है और जीडीपी का 6.4% रहा है इस बार।
देखिए, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने में 2 चीज़ें सामने आती हैं। एक तो आपका टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू कितना आ रहा है ना? टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू बाकी और जो आपके रेवेन्यू आ रहे हैं, वो किस प्रकार से आ रहे हैं। और दूसरा आपके खर्चों का क्या हो रहा है। तो हमने देखा था बजट में बहुत सारे स्कीम जो थे, उनमें कटौती हो गई थी। वो चाहे रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हो, वो चाहे हेल्थ का हो वगैरह। तो अगर आप खर्चे काट देंगे और आपका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, तो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट फुलफिल हो जाएगा। पर सवाल ये उठता है कि जो हमारे खर्चे काटे गए हैं, क्या वो उन स्कीम्स में है जो कि हमारे शहरी क्षेत्र को फ़ायदा पहुँचाते हैं? जैसे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, लोग वहाँ पे काम करते हैं और जिनको काम नहीं मिलता है, वो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में काम करते हैं। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा। हेलो, हेलो, जी जी हाँ, सर, आपकी आवाज़ मेरे को आ रही है, आप बोल सकते हैं। हाँ, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन-सी चीज़ें हैं जहाँ पे कटौती हुई, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं था। तो फिस्कल डेफिसिट अपने आप में इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हम किन चीज़ों पे खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं और कहाँ पे कटौती कर रहे हैं। अब जैसे कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। पहले 7.5 लाख करोड़ का था, इस साल 10 लाख करोड़ का जो टारगेट है। अब वो सारा का सारा जो है वो लेबर इंटेंसिव की जगह कैपिटल इंटेंसिव स्कीम्स में जा रहा है। अब कैपिटल इंटेंसिव स्कीम में जाएगा तो फिर रोजगार पैदा उतना नहीं होगा, और अगर उतना रोजगार पैदा नहीं होगा तो असंगठित क्षेत्र में परेशानी और बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए सिर्फ अपने आप से ये कहना कि फिस्कल डेफिसिट पे हमने काबू पा लिया है, जो हमारा टारगेट था वो फुलफिल हो गया है, उससे फिर हमारा मतलब एनालिसिस थोड़ा गड़बड़ा जाता है। सर एक आंकड़ा मेरे पास अभी आया है और वो है मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ का। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ग्रोथ रही है वो रही है 4.5% वाई और चैलेंजेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ को लेकर ही थे। फार्म सेक्टर की जो ग्रोथ रही है वो रही है 5.5% वाई बेसिस और मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ रही है 4.5%। तो जो दो इंपॉर्टेंट ये जो सेगमेंट्स हैं इनकी ग्रोथ बहुत शानदार वाई बेसिस पे लग रही है। आपके एक कमेंट, ये जो मैन्युफैक्चरिंग की स्पेशली ग्रोथ आई है इस बार 4.5% सालाना आधार पर, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो डेटा है वो तो संगठित क्षेत्र का डेटा है ना? जो हमारा जो डेटा आता है वो असंगठित क्षेत्र का नहीं आता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में भी ग्रोथ जो है वो संगठित क्षेत्र की ग्रोथ है। और अगर आप देखें तो 4.5% कोई बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं है। अगर हमें और तेजी से बढ़ना है अर्थव्यवस्था को, हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और करना है, और जैसे पीएलआई स्कीम वगैरह हैं जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को पुश किया, खासकर उन सेक्टर में जहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इतना अच्छा नहीं है। इसको तो और अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहिए। पर मेरा मानना है कि यहाँ पे भी ग्रोथ कम होने के पीछे ये है कि डिमांड जो है, जो निचला तबका है हमारे अर्थव्यवस्था में, उसकी डिमांड कम होती जा रही है, क्योंकि वहाँ पे गिरावट है। तो अगर हम निचले तबके को, जो हमारे जो इनकम लैडर के निचला तबका है, उसमें डिमांड अगर हमारी बढ़े तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ और तेज हो सकता है। सर और जो फार्म सेक्टर की ग्रोथ है, अभी तो जो आईएमडी ने मॉनसून का अनुमान भी लगाया है, वो भी बोल रहे हैं कि इस बार नॉर्मल मॉनसून रह सकता है। और अभी जो मैं डेटा चेक कर पा रहा हूँ उस आधार पर जो फार्म सेक्टर की ग्रोथ है फॉर मार्च क्वार्टर इट वाज 5.5%। तो अभी क्या आपको लगता है कि फार्म सेक्टर की ग्रोथ भविष्य में अच्छे मॉनसून के चलते और बेहतर हो सकती है? हाँ, अगर अच्छा मॉनसून रहेगा तो अपने आप भी मुझे लगता है कि अच्छा ग्रोथ रहेगा। पर जैसे कि आईएमडी का कहना है, उसी तरह बाकी और एजेंसीज का कहना है, कईयों को ये डर है कि एल नीनो फिनोमेना इस बार बड़ा तेज हो गया है, और जो इंडियन ओशन पे भी जो करंट्स हैं वो कुछ दिखा रही हैं कि शायद परेशानी का दौर आए मॉनसून में। तो अभी जैसे कि आप देखिए, इस समय सारे नॉर्थ इंडिया में बारिश का माहौल चल रहा है 1 महीने से। तो ये जो वेदर प्रेडिक्शन अभी हमारा इतना अच्छा नहीं है कि हम कह पाएँ कि मॉनसून पूरी ठीक तरह चले। पर हाँ, अगर ये असम्पशन है कि मॉनसून अच्छा रहेगा तो नेचुरली फिर हमारा फार्म सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म करेगा। सर और ना साथ ही साथ देखिए, ये तो दो बड़ी बड़ी खुशखबरियां आई हैं इंडिया के लिए। तो समझ में आ रहा है कि हमारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जीडीपी फिगर स्ट्रांग आए, ऊपर से फिस्कल डेफिसिट एट 6.4% ऑफ टोटल जीडीपी FY23 के लिए। लेकिन इस बार जो अप्रैल महीने के जो 8 कोर इंडस्ट्रीज ग्रोथ के आंकड़े आते हैं
वो आए हैं 3.5% वर्सेस 3.6% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, कोल, क्रूड, नेचुरल गैस, रिफाइनरी सेक्टर, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इस डेटा को आप कैसे देखते हैं? इसकी ग्रोथ आई है 3.5% वर्सेस 3.6% मंथ ऑन मंथ और वर्सेस 10.4% वाई एन वाई। तो स्लो डाउन पता चलता है सर यहाँ से। मेरा मानना है कि मंथ ऑन मंथ हमें बहुत ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इतना फ्लक्चुएशन तो अर्थव्यवस्था में होता रहता है। हमें देखना चाहिए कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है। अगर ओवरऑल ट्रेंड मतलब कि अगर पिछले साल से कंपेयर करें और ओवरऑल ट्रेंड स्लो डाउन का है, तो इसका मतलब है कि हमारी अर्थव्यवस्था में कहीं डिमांड की समस्या है। तो मैं मंथ एंड मंथ में इतना नहीं विश्वास रखता, क्योंकि वो तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ऊपर नीचे होता रहता है। अब जैसे कि अप्रैल के महीने में डिमांड अर्थव्यवस्था में कुछ ज़्यादा हो जाती है, मार्च अप्रैल के महीनों में, इसीलिए आप देखिए तो जीएसटी कलेक्शन भी ज़्यादा तेज़ हो जाता है अप्रैल के महीनों में, क्योंकि जो बैकलॉग होता है वो भी जो सारा फुलफिल होता है। तो अगर जीएसटी के आंकड़ों के अनुसार जाएं तो फिर तो मतलब अप्रैल के कलेक्शन बहुत अच्छे निकले पिछले साल के कंपैरिजन में। पर उसमें भी एक परेशानी होती है कि जीएसटी के जो आंकड़े दिए जाते हैं वो ग्रोस होते हैं, वो नेट नहीं होते। नेट आंकड़ों का पता लगे तो ज़्यादा आसानी से पता लगेगा कि अर्थव्यवस्था में कितनी बढ़त हो रही है, क्योंकि जीएसटी के आंकड़े एक तो इम्पोर्ट ज़्यादा होने से बढ़ जाते हैं, फिर इन्फ्लेशन ज़्यादा होने से बढ़ जाते हैं, फिर जो संग्रह क्षेत्र है वो तेज हो जाता है, उसकी वजह से बढ़ जाते हैं। तो कुल मिला के मेरा मानना है कि अभी हम मंथ ऑन मंथ ना देखें, हम ट्रेंड को देखें तो ज़्यादा चीज़ समझ में आएगी। मेरे साथ देवेंद्र चोकसी साहब भी इस समय मौजूद हैं। देवेंद्र सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे सर। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। थैंक यू रजत, इट्स माय प्लेजर। सर ये जो आंकड़ा आया इसने वाकई जितने भी अनुमान अभी तक हम चेक कर पा रहे हैं उस हिसाब से तो ये आंकड़ा थोड़ा बेहतर लग रहा है। आप क्या एस्टिमेट लेकर चल रहे थे? क्योंकि इस बार 6.1% की जीडीपी ग्रोथ क्वार्टर 4 के लिए जनवरी मार्च में भारत ने दिखा दी है और 7.2% इसका मतलब ये हो गया कि FY23 में जीडीपी ग्रो करी है। अगले साल का जो टारगेट आरबीआई लेके चल रहा है वो है 6.5%। FY23 के लिए 7.2% की ग्रोथ आ चुकी है। तो अभी ये स्लो डाउन की तरफ इशारा समझें या फिर वाकई हमने कंप्लीटली आउटशाइन कर दिया है ग्लोबल इकोनॉमीज को? सो रजत, आई थिंक मैं जवाब यही हिसाब से देना चाहूंगा आपका प्रश्न। सॉरी, आई एम गेटिंग लॉट ऑफ फीडबैक। अभी ठीक है सर? तो रजत, आई थिंक व्हाट प्रॉब्ली आई वुड डू इज, आई थिंक आपको एक आंकड़े के साथ में कनेक्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले एक पॉइंट ऐसा बनता है यहाँ पे कि इंडिया के अंदर जो हिसाब से गवर्नमेंट ने प्रोग्राम रखा है एक्सपेंडिचर का, तो लगभग ये साल का 10 लाख करोड़ का बजट है, लास्ट ईयर का 7 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट था। 10 साल के अंदर 110 लाख करोड़ स्पेंड करने जा रहे हैं। तो व्हेन यू आर स्पेंडिंग सच a huge amount of money for development of the economy, actually the wheels runs faster as far as the economy is concerned. That produces results. तो सबसे बड़ी बात ये है कि आई थिंक ये रिजल्ट हम लोग क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिकॉज़ आई थिंक दिस अगर उसका हम केपीआई जिसको बोलते हैं कि उनके नतीजे के तरफ हम देखना चाहे तो भी फिगर हमको मिलते हैं, एंडोर्समेंट मिलता है। आपने मार्च महीने का जीएसटी का कलेक्शन का फिगर देखें, आपने इनकम टैक्स का फिगर देखें, वो क्या सजेस्ट करते हैं, और कॉर्पोरेट टैक्स का फिगर क्या सजेस्ट करते हैं? ये सजेस्ट करते हैं कि अमाउंट ऑफ मनी व्हिच इज बीइंग स्पेंट इन द इकोनॉमी is resulting in higher collection of GST. Amount of income generated by corporates and amount of income generated by individuals is resulting in higher amount of tax. Which means that economy के अंदर growth का प्रोग्राम बड़ा है and that is getting translated into the GDP. मेरा ऐसा मानना है कि ये साल के अंदर भी इंक्रीमेंट शायद आपको यहाँ पे ग्रोथ बड़ी मिलनी चाहिए और जीडीपी के आंकड़े में क्वार्टर और क्वार्टर शायद इतना रोशनी नहीं देखना चाहता। तो पूरे साल का नंबर हम स्टडी करें, मेरा ऐसा मानना है कि we will be definitely about 7% even in the current year is in राइट। तो ये तो बात हुई जीडीपी की, लेकिन बाजार इसको कैसे लेगा सर? जब कल मार्केट में अप्रोच करेंगे और ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच हो चुका है, तो बाजार इन आंकड़ों को कैसे देखेगा? क्योंकि दो खबरें आई हैं सर, एक तो जीडीपी 6.1%
Q4 के लिए, और दूसरा फिस्कल डेफिसिट जो है उसको भी कंट्रोल किया है सरकार ने, उस पर लगाम लगाई हुई है, और FY23 के लिए फिस्कल डेफिसिट 6.4% ऑफ द टोटल GDP, और ये भी कहीं ना कहीं रिवाइज एस्टिमेट से कम है। तो इन दो आंकड़ों को बाजार कैसे लेगा? मार्केट जो ग्लोबल फैक्टर जो मैक्रो फैक्टर्स है, वो मैक्रो फैक्टर्स को मार्केट बहुत नजदीक से देखता है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि उनका जो डायरेक्ट रिपरकेशन जो है, जिनका जो डायरेक्ट बेनिफिट जिसमें आता है, वो कॉर्पोरेट वर्किंग के अंदर आता है। तो मार्केट डॉट्स को कनेक्ट कर लेता है कि ग्लोबली मैक्रो लेवल के ऊपर क्या हमारे परिणाम आ रहे हैं, उसके साथ में उसका कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर क्या असर आ रहा है। मैं ऐसा समझता हूँ कि अल्टीमेटली द रियल टेस्ट ऑफ द मार्केट आफ्टर सीइंग द जीडीपी नंबर्स, फिस्कल डेफिसिट नंबर, इज टू सी द रिफ्लेक्शन इनटू द कॉर्पोरेट वर्किंग। कॉर्पोरेट वर्किंग मेरे ख्याल से ये क्वार्टर के अंदर डेफिनेटली आई थिंक इम्प्रूव होकर आ रहा है लास्ट क्वार्टर के सामने। दैट इज व्हाट आई थिंक वी आर गेटिंग कंफर्मेशन फ्रॉम मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट आफ्टर द क्लोजर ऑफ द अर्निंग सीजन। एंड मेरा ऐसा मानना है कि 23-24 फाइनेंशियल ईयर के अंदर कॉर्पोरेट वर्किंग यहाँ से डिस्टिंक्टली सुधर के आएगा, बिकॉज ऑन वन साइड वी आर सीइंग द रूरल इकोनॉमी पिकिंग अप वेरी वेल। आप अगर बैंक के डिसबर्समेंट के आंकड़े देखें, तो उसके अंदर से एक फिगर ऐसा बाहर आता है कि जो बियॉन्ड 30 सिटीज है, जो छोटी सिटीज हम गिनते हैं जिनको, दो सिटीज आर हैविंग हायर अमाउंट ऑफ क्रेडिट ऑफ टेक, which means that the growth is actually happening in the rural economy। और जब रूरल इकोनॉमी की ग्रोथ आती है, तो उसका रिफ्लेक्शन कॉर्पोरेट सेक्टर में आना शुरू हो जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के नतीजों के साथ में मार्केट की मोमेंटम हम देखना चाहेंगे। कॉर्पोरेट सेक्टर के नतीजे अगर ये क्वार्टर के अंदर एंड अगले सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स के अंदर इंप्रूव होकर आते हैं, तो मेरे ख्याल से मार्केट विल रिमेन अपबीट एंड बॉयंट। इट डज नॉट मीन कि यहाँ पे मार्केट में कोई करेक्शन नहीं आए, करेक्शन शायद इन बिटवीन आ सकता है, बट ओवरऑल मैं समझता हूँ कि करेक्शन के बावजूद भी यहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बड़ी मिलनी चाहिए। तो ओवरऑल आई थिंक आई रिमेन पॉजिटिव एज फार एज द मार्केट आउटलुक इज कंसर्न बेस्ड ऑन दिस नंबर्स। अच्छा, पर सर ब्याज दरें बढ़ती चली गई, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जीडीपी के फिगर्स इतने स्ट्रांग आए हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड अभी तो ब्याज दरें पॉज हुई हैं। आरबीआई ने तो पहला कदम उठा ही लिया है, जो यूएस में अभी तक उनके चेयर नहीं उठा पाए हैं, फेड चेयर। तो अभी जो हमारी ब्याज दरें अब यहाँ से बढ़ना रुकी हैं, पॉज हुई हैं, क्या इसका अब आने वाले समय के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? ब्याज दर का बढ़ना इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ है। अगर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता है तो ब्याज दर नहीं बढ़ेगी, वो बात पक्की है। और इन्फ्लेशन बढ़ने के लिए क्रूड ऑयल के दाम नहीं बढ़ने चाहिए। अगर क्रूड ऑयल के दाम कम रहते हैं तो एनर्जी की कॉस्ट कम रहेगी, एनर्जी की कॉस्ट कम रहेगी तो जो कमोडिटी की कॉस्ट है, इंडस्ट्रियल कमोडिटी एज वेल एज द फूड कमोडिटी, ये दोनों की कॉस्ट कम रहेगी, और ये कॉस्ट कम रहती है तो इन्फ्लेशन कम रहता है। इन्फ्लेशन कम रहता है तो ब्याज के दर भी कम होंगे या ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर इक्वेशन सेट हो चुका है। आज भी आपने देखा होगा तो WTI क्रूड के दाम घटे हैं, और मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर क्रूड के दाम कंट्रोल में रहते हैं और बढ़ते नहीं है, तो ये बहुत बड़ा संकेत है इन्फ्लेशन कंट्रोल होने का। इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ब्याज के दर नहीं बढ़ेंगे। ब्याज के दर नहीं बढ़ते तो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने का, इन्वेस्टमेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और एट द सेम टाइम आई थिंक इट विल रिजल्ट इनटू हायर अमाउंट ऑफ नंबर्स ऑन बोथ operating parameters as well as on the macro parameters. So I am reasonably optimistic and confident about I think situation working in favor of corporate sector in coming period. And this rate of interest जो शायद थोड़े बड़े हैं लास्ट 4 क्वार्टर्स के अंदर, मैं समझता हूँ तो कम होने के लिए करीबन 3 या 4 क्वार्टर का आपको समय देना पड़ेगा। उसके बाद में अगर कॉस्ट नहीं बढ़ती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की संभावना भी रहती है, बट दैट इज अ पॉसिबिलिटी, वी आर नॉट काउंटिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मार्केट इज कंफर्टेबल विद दिस काइंड ऑफ cost scenario on the interest rate. पर सर अभी ना द थिंग्स आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ वर्ड्स, बिकॉज अमेरिका में तो एक मुसीबत खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, ऐसा लग रहा है। अभी तो उनको ब्याज दर ही वो बेचारे संभाल नहीं पा रहे थे, वो ही लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। वो कहते तो हैं कि बस बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन जैसी पॉलिसी आती है तो फिर 25 बेसिस पॉइंट्स और हाइक हो जाता है, संभल नहीं पा रही हैं अभी। अब अटकलें यही लग रही है कि इस बार लास्ट होगा, इस बार लास्ट होगा, और पिछले 3 बारी से हम लास्ट ही सुन रहे हैं और वो बढ़ते ही चली जा रही हैं। दूसरा मुद्दा ये हो गया कि फिर डेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी में। पहले ही इतना कर्ज में डूबा हुआ अमेरिका, ऊपर से डेट सीलिंग बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और वोटिंग आज ही है। तो ये जो सिचुएशन है ये ज़रूरत से ज़्यादा खतरनाक तो नहीं है अमेरिका में? क्या इसका अगर कुछ भी नेगेटिव असर हुआ तो कितना बड़ा असर हो सकता है सर फाइनेंशियल सिस्टम पे, अगर आप ये समझा पाएँ तो?
तो रजत, आई थिंक मैं कोई स्पेकुलेटिव गेस वर्क नहीं करना चाहूंगा, मैं आंकड़े के साथ में बात करूंगा इसके अंदर। अगर आपने 2008 टू 2022 ये 15 साल का पीरियड के अंदर, 14-15 साल का पीरियड के अंदर, अगर आपने ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर $25 ट्रिलियन का फंड इन्फ्यूज किया है बाय वे ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइम के अंदर, स्टिमुलस जो रखे हैं उन्होंने किया है। सबसे ज्यादा स्टिमुलस उन्होंने पेंडेमिक पीरियड के बाद किया था, $15 ट्रिलियन का फंड इन्फ्यूज किए थे। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये फंड तो एक ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर ऑलरेडी सर्कुलेशन में हो चुके हैं। दे आर ऑलरेडी गेटिंग इनटू द लिक्विडिटी सिचुएशन इन ग्लोबल इकोनॉमी, and they are unlikely to be brought back into the banking system per se, because of I think they have been floated into the economy. तो मैं नहीं मानता हूँ कि ज्यादातर वो लोग टाइटनिंग कर पाएंगे, which means that if this kind of liquidity continues in the global economy, chances of consumption remaining at a stable level would remain definitely at higher side. At the same time, I think it may continue to influence the inflationary figures, which is beyond anybody's control. मैं नहीं मानता हूँ कि इन्फ्लेशन को जल्दी नीचे लाने के लिए वो लोग इमीडिएटली रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना चाहेंगे। एट द सेम टाइम मैं मानता हूँ कि इन्फ्लेशन एक लेवल के ऊपर सस्टेन होता है ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, तो दैट मीन्स कि दैट विल आल्सो कीप ऑन प्रोड्यूसिंग हायर अमाउंट ऑफ ग्रोथ फॉर दोज इकोनॉमी, इन्फ्लेशनरी रेट ग्रोथ इन द इकोनॉमी, विच इज ऑल्सो फंडामेंटली इंपॉर्टेंट। क्योंकि पिछले सालों के अंदर, दायकों के अंदर शायद ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन एब्सेंट था, तो उसके हिसाब से ग्रोथ भी म्यूटेड था। आज की तारीख में इन्फ्लेशन थोड़ा बड़ा है, तो शायद ग्रोथ भी उसके ऊपर इंप्रूव होकर आएगा। अगर दैट सिचुएशन कंटिन्यूज, तो मैं नहीं मानता हूँ कि अमेरिका कोई ज्यादा डेट सीलिंग के ऊपर उसको ज्यादा प्रश्न आना चाहिए। ऑन द कंट्री में ऐसा मानता हूँ कि अगर ज्यादा आउटपुट बनता है जीडीपी के माध्यम से, तो वो आउटपुट आने के साथ में आई थिंक देयर ओवरऑल डेट कंपोनेंट विल इवेंचुअली कम डाउन। लोअर इन्फ्लेशन, लोअर ग्रोथ; हायर इन्फ्लेशन, हायर ग्रोथ. If higher growth trajectory contributes into the better amount of recovery of money, then probably I think that ceiling will get addressed. But this is going to be a period in which it will happen. It will not happen in 1 or 2 quarter. उनपे थोड़ा प्रोग्राम देना पड़ेगा इसके लिए। तो सर फिर यहाँ से अगर बात करें 1-2 साल की, तो वो तो मार्केट के पर्सपेक्टिव से फिर पॉजिटिव हो गया अगर इन्फ्लेशनरी सिनेरियो यहाँ पर रहता है और अगर ग्रोथ यहाँ से और तगड़ी देखने को मिलती है। तो क्या मार्केट के लिए ये सब जो चीज़ें अभी हो रही हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स और जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, ये बाजार इसको पसंद करेगा और क्या हम यहाँ से और बेहतर अपसाइड देख सकते हैं? तो ग्लोबल इकोनॉमी और कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आई थिंक डायनामिक्स आर चेंजिंग। ओके, currently I think the higher amount of focus has been on generating the employment through surplus money, which they did in the startup environment। और उन्होंने स्टार्टअप के अंदर काफी हद तक थोड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ में भी स्टार्टअप को ज्यादा पुश मिला था। अभी के समय के अंदर जो मैं देखने जा रहा हूँ, एंड दैट इज ऑल्सो ग्लोबल रिक्वायरमेंट, मैं देखने जा रहा हूँ कि रिन्यूएबल सेगमेंट इज गोइंग टू बी ड्राइविंग द ग्लोबल ग्रोथ प्रोग्राम। And this is going to be, I think, extraordinary amount of growth program which will be undertaken into the global economy. And this could be a theme for next 10-15 years. Every global economy will have to spend significant amount of money in building the renewable energy segment into their economy. और रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट की उनके बेनिफिट ये आती है कि जो आज की तारीख में क्रूड ऑयल के साथ में जो इकोनॉमी जुड़ी है, उसके अंदर एक कॉस्ट स्ट्रक्चर बैठ गया है। रिन्यूएबल के अंदर आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर घट के आने की अगले 10 साल के अंदर संभावना है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन पावर, अगर हाइड्रोजन पावर हम जिसकी बात कर रहे हैं वो आज की तारीख में सपोज इफ द एंटायर प्रोसेस कॉस्ट अराउंड $6 to $7 इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेस, इफ दैट प्रोसेस कम्स डाउन टू $1 to a kg, ओके, जो रिलायंस ने बात की है 2030 तक आने की, दैट मीन्स द कॉस्ट ऑफ पावर इज कमिंग डाउन। इफ द कॉस्ट ऑफ पावर इज कमिंग डाउन, से इंडिया की कंटेक्स्ट में बात करें, ग्लोबली उसको लेके जाते हैं, अगर 12 रुपया पर यूनिट की जगह पे आपका कॉस्ट ऑफ पावर 2 या 3 रुपया पर यूनिट आने का स्टार्ट होता है, तो दैट मीन्स कि यू आर ब्रिंगिंग डाउन द कॉस्ट बाय 1/4, कॉस्ट टू 1/4, बाय 3/4 यू आर ब्रिंगिंग डाउन द कॉस्ट। ये जो संभावना है उसके अंदर आपकी ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ जो आएगा वो अगले 10-15 साल के अंदर बहुत बड़ा ग्रोथ आएगा। तो दैट इज व्हाई आई बिलीव फर्मली that global economy will have to spend significant amount of money on the renewables, and because of this renewable spending in the economy, I think you are going to produce surpluses which will probably help you in meeting your debt obligation and the debt repayment। so ये पूरी साइकिल है, ये साइकिल शायद लंबे समय के लिए आपको प्ले करनी पड़ेगी,
और मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक इन द इकोनॉमिक ग्रोथ दिस विल हैव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस गोइंग फॉरवर्ड। मे बी आप शायद शॉर्ट टर्म के अंदर ये चीज को कनेक्ट करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, आपको एक लंबे समय के लिए ये चीज को ध्यान देना पड़ेगा। देन ग्लोबल इकोनॉमी वुड प्रॉब्ली कम आउट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग। अकॉर्डिंग टू मी, आई एम वेरी बुलिश अबाउट आई थिंक द प्रोस्पेक्ट्स, अंडरलाइंग प्रोस्पेक्ट्स। ऐसा समझते हो कि नॉट ओनली फॉर इंडिया but rest of the world also, I think the economy is likely to do well going forward. So I think we'll have to wait and see. ठीक है, तो इस समझ में आता है कि लॉन्ग टर्म में इकोनॉमीज जो है वो आउट परफॉर्म करेंगी, अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन सर बाजार पे एक बार आ जाते हैं, क्योंकि आप बहुत समय बाद पुस्तक से कनेक्ट हुए हो अभी, तो हम आपको ऐसे तो जाने देंगे नहीं, क्योंकि इंडियन मार्केट्स की जो रफ्तार है ना वो बहुत स्ट्रांग हो गई और एकदम से तेज़ी बनती चली गई। बैंक निफ्टी ने रिकॉर्ड लगा दिया, निफ्टी अपने रिकॉर्ड से थोड़ा पीछे रह गया। अभी के पर्सपेक्टिव से आपको मार्केट कैसे लग रहे हैं? आप बोल रहे हो करेक्शन आएगा, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या ये तेजी अभी और जारी रहेगी? क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप्स तो बहुत बीटन डाउन हो गए थे ना सर पिछली बार जब टूटे थे, तो ये पोर्टफोलियोज का यहाँ से भी ग्रो होंगे जिनके पास हैं, क्या वो बने रहे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में? तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ऐसी बनती है कि जब भी लार्ज कैप कंपनीज की ग्रोथ आती है तो उसके साथ में स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज को भी ग्रोथ का अवकाश मिलता है, उनके लिए भी आई थिंक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है। जैसे एक एग्जांपल लेके बात करें, अगर मारुति की ग्रोथ आती है और टाटा मोटर की ग्रोथ आती है तो जो एंसिलरी मारुति और टाटा मोटर को सप्लाई करती है उनकी भी ग्रोथ आती है। अगर वो एंसिलरी स्मॉल कैप और मिड कैप है तो उनके लिए भी आई थिंक ग्रोथ का प्रोग्राम बना है, बिकॉज आई थिंक देयर ओईएम्स आर डूइंग वेल। सो आई हैव नो डाउट इन माई माइंड दैट स्मॉल कैप एंड मिड कैप विल ऑल्सो ग्रो। मेरा खाली एक ही जगह पे क्वेश्चन रहेगा, अगर ये ग्रोथ को आप ज्यादातर वैल्यूएशन एक्सपेंसिव दे दोगे तो शायद आपको बहुत रिग्रेट जल्दी करना पड़ेगा। I think we'll have to allow the corporates to grow systematically over next few years and systematically you give them the valuations. Don't give euphoric valuation. हमारे मार्केट के अंदर एक वीकनेस रही है, बिकॉज द स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज के फ्लोटिंग स्टॉक कम है, तो उसका रीजन के हिसाब से हमारे मार्केट के अंदर ये स्मॉल एंड मिड कंपनीज को हम लोग वैल्यूएशन बहुत ज्यादा देते हैं, बिकॉज डिमांड सप्लाई सिचुएशन के अंदर जब ये डिमांड बढ़ती है तो हम उसको वैल्यूएशन बहुत ज्यादा देते हैं। काफी स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज आर पुटिंग एट अ वैल्यूएशन ऑफ 30 टाइम्स एंड मोर देन 30 टाइम्स। मैं समझता हूँ कि वहां पे थोड़ा संभालना पड़ेगा। अगर ग्रोथ आता है अच्छी बात है, बट अगर आप एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ये कंपनी को बाय करते हो तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम मिलती है। तो ये चीज के ऊपर आपको डेफिनेटली ध्यान देना है। जब भी मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देता है नीचे लेवल के अंदर, वैल्यूएशन करेक्ट होते हैं, तभी तभी आपको माल लेना है। जैसे हमने फरवरी और मार्च महीने के अंदर इन्वेस्टर को ये सलाह दी थी कि हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन और जीडीपी का जो 1:1 का रेशियो मेंटेन हुआ करता था वो कम हुआ है। दैट मीन्स मार्केट कैप हैज गॉन डाउन बिलो जीडीपी। तभी हमने सबको एक सलाह दी थी कि ये मार्केट कैप बिलो जीडीपी नहीं रह सकती है, बिकॉज जीडीपी इज ग्रोइंग, तो मार्केट कैप विल बाउंस बैक। अप्रैल और मई महीने के अंदर कारण जो भी होवे, एफआई का पैसा आया उसके हिसाब से बाउंस बैक हुआ, या डोमेस्टिक इकोनॉमी में इन्वेस्टर ने पैसा डाला और मार्केट बाउंस बैक हुआ। कारण कोई भी आ सकता है, बट जब भी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव बनेंगे तो इमीडिएटली इन्वेस्टर को एक्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो हम ये सलाह देते हैं कि आप एक्सपेंसिव वैल्यूएशन को चेज मत करिए, आप रिलेटिवली वैल्यू सिस्टम को ध्यान में रख के वैल्यूएशन का आप सिलेक्ट करिए। अगर आपको ये सब्जेक्ट नहीं समझ में आता है तो जो आदमी ये सब्जेक्ट समझता है, जो एडवाइजर ये सब्जेक्ट समझता है, उनका कांटेक्ट करें, उनके साथ में आप चर्चा करके इन्वेस्टमेंट करिए। बट यूफोरिक मन होके इन्वेस्टमेंट करिए, ट्रेडिंग करने की मेंटालिटी से इन्वेस्टमेंट करिए, इन्वेस्टमेंट नहीं करें। बस वो इतनी सलाह मेरी रहती है। तो करेक्शन में अच्छी स्टॉक्स उठाएंगे सर, लेकिन वो मदद कर दो मतलब कौन से ऐसे स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर नजर रखनी है? अच्छा ये बता दीजिए फिर अर्निंग्स कहाँ पर स्ट्रांग आई है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी बाजार हल्का हुआ ना तो फिर उन सेक्टर्स को बहुत क्लोजली वॉच करेंगे, उन कंपनी को भी बहुत क्लोजली वॉच करेंगे इन्वेस्टर्स। तो रजत, एक कमोडिटी की जो कंपनियां हैं, जो कमोडिटी प्रोड्यूसर्स है, उनके लिए मेरा कोई कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं बनता है। मैं मानता हूँ कि आई थिंक दे आर मोस्ट वल्नरेबल टू ग्लोबल एनवायरनमेंट। अगर क्रूड ऑयल के काम दाम घटते हैं तो कमोडिटी के भी दाम घटते हैं, और कमोडिटी के दाम घटते हैं तो सबसे पहले उसको पहले क्वार्टर के अंदर ही उसको मार्क टू मार्केट प्रोवाइड करना पड़ता है। वेरी डेंजरस सिचुएशन। सो आई थिंक कमोडिटी के ऊपर मैं ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि कमोडिटी के अंदर खाली ट्रेडर्स कमा सकते हैं, इन्वेस्टर कभी कमा नहीं सकते कमोडिटी के अंदर। तो ये एक चीज इन्वेस्टर समझ ले, जो कंपनियां कमोडिटी कंज्यूम कर रही है उनके लिए समय अच्छा जा रहा है, बिकॉज देयर इनपुट कॉस्ट इज कमिंग डाउन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच आई थिंक दे आर इन अ बेटर पोजीशन टू प्रोड्यूस प्रॉफिट्स गोइंग फॉरवर्ड।
तो अगर ये सिचुएशन को हम ध्यान में रखते हैं तो मेरे ख्याल से आइदर इंडस्ट्रियल कमोडिटी लाइक मेटल्स और फूड कमोडिटीज वट एवर आई थिंक फॉर एफएमसीजी कंपनीज उनके दाम घटते हैं तो ये बहुत अच्छा संकेत है कंजम्पशन ओरिएंटेड कंपनीज के लिए। तो वहां पे मैं बुलिश रहूंगा। कैपिटल गुड्स क्षेत्र है, ऑटोमोबाइल क्षेत्र है, ऑटोमोबाइल एंसिलरी कंपनी है, जहाँ पे कमोडिटी का कंजम्पशन होता है, तो वो क्षेत्र के लिए मैं काफी बुलिश रहता हूँ क्योंकि एक बाजू कंज्यूमर की तरफ से डिमांड बढ़ती आती है ये कंपनियों के लिए और दूसरी तरफ कॉस्ट कम आती है बिकॉज ऑफ द लोअर कॉस्ट। So this is basically, I think, giving a good amount of, I think, advantage to those companies because on one side their top line grows, on other side, I think their profit margin and profit also grows. So that definitely works favorable for the companies which are consuming commodities. As far as the sectors that we like, I will probably spell out auto and auto ancillary selectively we like. We believe that I think commercial vehicle within auto is definitely I think a very workable proposition not only for 1 or 2 quarters but maybe for 6 to 8 quarters from now onwards, which is looking extraordinarily convincing to me. Similarly, we find housing finance as a space very very convincing क्योंकि जो हिसाब से कंट्री के अंदर रियल एस्टेट के डेवलपमेंट हो रहे हैं, हाउसिंग फॉर ऑल, लो कॉस्ट हाउसिंग, प्रीमियम हाउसिंग इन सिटीज, जो हिसाब से डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये डेवलपमेंट के अंदर हाउसिंग फाइनेंस का कारोबार सुरक्षित रहता है। हाउसिंग कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए शायद 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर आगे पीछे हो सकता है, बट हाउसिंग फाइनेंस का कारोबार सुरक्षित रहता है। तो इन्वेस्टर के लिए हाउसिंग फाइनेंस का कारोबार मैं ज्यादा प्रीफर करता हूँ इन्वेस्ट करने के लिए क्योंकि वहां पे 20% का ग्रोथ है। सिमिलरली इन द BFSI स्पेस वी लुक एट कंज्यूमर फाइनेंसिंग बैंक, कॉर्पोरेट बैंक्स जैसे हैं जिसके अंदर कंज्यूमर फाइनेंसिंग का पोर्टफोलियो करीबन 30% to 35% है, वो बैंक को हम ज्यादा पसंद करते हैं। साथ में हाउसिंग फाइनेंस का पोर्टफोलियो है एनबीएफसी के अंदर, वो हम पसंद करते हैं। जो बैंकों के पास कॉर्पोरेट लैंडिंग बुक बड़ी है, जैसे एचडीएफसी बैंक कंबाइंड, उनके पास कॉर्पोरेट लैंडिंग बुक बड़ी है, एसबीआई के पास कॉर्पोरेट लैंडिंग की बुक बड़ी है। Similarly, I think banks like ICICI, Kotak, Axis, IndusInd Bank, ये कंपनी के पास ग्रेजुअली आई थिंक ये बुक साइज बढ़ती जा रही है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि दिस बैंक्स आर लुकिंग रीजनेबली स्ट्रॉन्ग इन एन एनवायरनमेंट के जहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ रेट 20% के ऊपर है। तो ओवरऑल आई थिंक वी लाइक कंजम्पशन एंड फॉर फीडिंग द कंजम्पशन वी लाइक बैंकिंग स्टॉक्स। वी ऑल्सो फाइंड आवर सेल्फ मोर कंफर्टेबल विद आईटी कंपनीज को जो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, particularly mid-tier IT segment के अंदर those companies which are providing technology-led solutions in different areas, be it in the area of renewables, be it in the area of autonomous vehicles, be it in the area of engineering IT solutions. जो कंपनियां ये काम करती है उसके लिए भी हमारा प्रेफरेंस ज्यादा रहता है। तो वी आर सिलेक्टिवली बुलिश। वी बिलीव दैट सम ऑफ द कंपनीज विद इन द सेक्टर्स व्हिच आई मेंशन they look reasonably strong from the investment point of view and should end up giving good rewards to investors provided they are not buying very expensive these companies. I think if they come by when the price valuation is corrected, that would be the better time to add into the portfolios. सर जो नेक्स्ट बड़ा ट्रिगर है वो मार्केट का आप क्या देखते हो? पता है कि आईएमडी ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि मॉनसून नॉर्मल रह सकता है, लेकिन जो मेजर ट्रिगर्स है मार्केट को जो यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं वो कौन से होंगे? आई थिंक कोई भी एक नंबर के ऊपर हम बात, शायद एक फिगर के ऊपर बात नहीं कर सकते। आई थिंक मॉनसून डेफिनेटली इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये समय ये साल के अंदर इवन दो थोड़ा बहुत इरेटिक स्टार्ट के बाद मॉनसून स्टेबिलाईज होके आगे बढ़ता है, आई वुड थिंक दैट आई थिंक फॉर an economy like ours, I think that would be a boon and for sure I think it will result into higher amount of consumption going forward, जिसकी हमने बात की थी। दूसरी तरफ हमारे इंपोर्ट के बिल कम होते हैं बिकॉज ऑफ द क्रूड ऑयल के दाम कम हुए हैं, तो वो तरफ हमारी जो डिपॉजिट डेफिसिट्स है कंट्री की, वो कंट्री की डेफिसिट हमारी कम होती है। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो करंट अकाउंट डेफिसिट जिससे हम बात करते हैं, तो वो कम होती है। तो डेफिनेटली आई थिंक इट इज हेल्पफुल। सिमिलरली हमारे टैक्स कलेक्शन बढ़ के आ रहे हैं, जीएसटी के कलेक्शन बढ़े हैं, इनकम टैक्स के कलेक्शन बढ़े। ये साल की उम्मीद ऐसी बनती है कि करीबन 35 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन ग्रॉस बेसिस पे आएगा जीएसटी और इनकम टैक्स के माध्यम से। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो गए साल करीबन 28 लाख के आसपास का 29 लाख के आसपास था, तो मैं समझता हूँ कि 15% 17% का जो ग्रोथ है टैक्स कलेक्शन के अंदर, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू फ्यूअल
higher amount of activity because government is getting money to spend. And last but not the least, which is a factor which I always keep monitoring, ये गवर्नमेंट ने जो हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोग्राम रखे, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के प्रोग्राम इंडस्ट्री के लिए रखे, ये दो चीज के ऊपर मैं बहुत ध्यान देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये मैक्रो फैक्टर्स जो है दे विल अल्टीमेटली प्रोड्यूस रिजल्ट्स फॉर द कंपनीज अल्टीमेटली एंड आई थिंक द ग्रोथ फॉर द मार्केट इवेंचुअली. So I think I have tried to cover all these factors which are basically influencing the growth in the economy and for the corporate sector's earnings. सर मुझे पता है कि आप इंडिपेंडेंट कंपनी पर रिकमेंडेशन नहीं दोगे, लेकिन बात करना भी ज़रूरी है क्योंकि ना कल एक बाजार पे हो सकता है कि बड़ी खबर आ जाए, वो कोल इंडिया के ऊपर आएगी और ये मच अवेटेड भी था. देखो वी आर रनिंग इनटू एन इलेक्शन ईयर ऑफ FY24. जब 2024 में आएंगे तो फिर इलेक्शन नज़दीक है और उसके चलते अटकलें तो थी कि कहीं ना कहीं सरकारी कंपनियों में OFS ना आने शुरू हो जाए और कोल इंडिया का OFS आ सकता है. अभी दीपम में ये बैठक जारी है और ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से है कि लगभग जो इस बार OFS आएगा कोल इंडिया का उसमें 6.6% डिस्काउंट पे होगा, 225 रुपये प्रति शेयर के भाव पे आएगा और 4000 करोड़ से ज़्यादा सरकार जो जुटाएगी OFS पे. तो सर ये ओवरहैंग क्या सरकारी कंपनियों पे इस साल बना रहेगा? बहुत तगड़ी ग्रोथ देखी है हमने PSU बास्केट में, लगातार चढ़ते देखा है स्टॉक्स को. स्टॉक्स की कतार बहुत लंबी है, कोल इंडिया, PFC, REC बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेज. तो अभी क्या इस साल सरकारी कंपनियां प्रेफर्ड होंगी? श्री रजत, इतने सालों का एक अनुभव ऐसा रहा है कि सरकारी जो कंपनियां हैं उनके कारोबार बहुत स्ट्रांग है, बट वो कंपनियां शायद इन्वेस्टरों के लिए नहीं है. इतने सालों के अंदर सरकारी कंपनी के अंदर इन्वेस्टर ने कभी पैसा नहीं बनाया, वेल्थ कभी नहीं बनी है. अगर आप ONGC निकाल के देख लो, अगर आप ऑयल मार्केटिंग कंपनी निकाल के देख लो या कोल इंडिया जैसी कंपनी निकाल के देख लो, आई थिंक पीपल हैव नॉट मेड मनी कंसिस्टेंटली आउट ऑफ दिस कंपनीज. They have actually grown and they have gone down, and ultimately I think like a commodity people don't make money out of them. इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि गवर्नमेंट इज ऑलवेज अ सेलर इन दिस कंपनी, उनका ओवरहैंग चालू ही रहता है. एट द सेम टाइम आई थिंक ऑल द PSU कंपनीज जिसके अंदर जो इन्वेस्टर की कंसर्न है वो ज्यादातर कभी एड्रेस नहीं हो पाती है. So all of these issues are basically working against the investment philosophy of an investor to buy into those companies. Great businesses, but not great for investors. Let me put it in one line. तो आई थिंक ये चीज जब तक नहीं सुधरेगी, जब तक आप गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर आपकी जो इन्फ्लुएंस है वो इन्फ्लुएंस लाना छोड़ोगे नहीं, तब तक ये चीज नहीं सुधरेगी. टुडे ऑल्सो पीपल डोंट मेक मनी इन गवर्नमेंट कंपनीज बिकॉज वहाँ पे मैनेजमेंट 3 साल के बाद चेंज होती है. जो नए आदमी आते हैं वो शायद कंपनी को आगे बढ़ाने की जगह पे उसका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में ज्यादा लग जाता है. तो ये सब जो कारण है उसके हिसाब से अच्छे बिजनेस भी ग्रो नहीं हो पाता है. तो शायद मेरा रिजर्वेशन रहेगा कि PSU कंपनीज के अंदर इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं करना चाहिए. हाँ, अच्छा पॉजिटिव न्यूज आता है तो उसके अंदर आप थोड़ा बहुत एलोकेशन करके आपका प्रॉफिट मुनाफा लेके निकल जाओ, बात अलग है. बट बहुत लंबे समय के लिए बहुत बड़ा एलोकेशन PSU कंपनीज के अंदर एटलीस्ट पर्सनली मेरे को नहीं अच्छा लगता है करने के लिए. आई वुड फाइंड माई अपॉर्चुनिटी एल्सवेयर मच बेटर देन इन इन्वेस्टिंग इन PSU कंपनीज. अच्छा, इस बार की ना मार्केट रैली थोड़ी अलग है देवेंद्र सर, क्योंकि पिछली बार जब रैली बनी थी मार्केट में और जब रिकॉर्ड लेवल्स बने थे तो IPOs की कतार लग गई थी, बहुत सारे कंपनियों ने अपने IPOs निकाले. लेकिन इस बार जो रैली बनी है उसमें IPOs ड्राइड अप हैं. तो जो पहले जो IPO आ गए रिसेंट जो लिस्टिंग हुई हैं, चाहे वो अलग अलग क्षेत्र की कंपनियां हों, उसमें से आपको कुछ पसंद है क्या? आप अभी जो रिसेंट लिस्टेड IPOs उसमें से कोई भी सेक्टर को प्रेफर कर रहे हो या फिर कोई कंपनी जो आपको अच्छी लगती है और जो बहुत बीटन डाउन हुई है क्योंकि हालत बहुत टाइट हो गई थी सर, जैसे लिस्ट हुए थे वैसे बहुत सारी कंपनियां टूटी भी हैं. So yes, you are right. I think ये IPO कंपनीज का अपने जो प्राइसिंग रखा था वो प्राइसिंग गलत रखा था. ये बात मार्केट प्रूव कर रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ. Market is saying that I think you created artificial prices and I think you ruined investors and with their wealth. It should not have been done. But anyway, I think हर तेजी के मार्केट के अंदर कंपनियां पैसा जुटा के लेके जाती है, इन्वेस्टर वापस सेम गलती करता है और बाद में भुगतता है. मेरा ऐसा मानना है कि many companies today may have possibly I think got adjusted as far as I think their real valuation. So within that, I think if one has to look at few companies, then certainly one should look into. I find, because I am not allowed to speak names of the company, but I find
that those companies which are remaining reasonably good in some of the sectors are the companies which have started catering to defense, those companies which have started catering to railways, companies which are having the technology as a backbone to offer. Some of those companies have actually, I think, corrected significantly on the pricing, and they are now available at comparatively attractive price than what they were available earlier when they came with the IPO. तो शायद ये कंपनियों के लिए आपका अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जैसे मैंने बताया कि मेरी इच्छा भी है, फिर भी आपको आपके स्क्रीन के ऊपर नाम देके कंपनी की बात नहीं कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस। But overall, I find that I think in these areas, some of the companies who came with IPO are looking little bit more better to me than what they were at the time of IPO. सर एक आखिरी प्रश्न ये होगा, देखिए इस बार की जो रैली बनी है उसमें फाइनेंशियल्स, ऑटोज, इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, अच्छी तेज़ी बन गई इनकी वजह से। लेकिन अभी ऊपरी स्तरों पर ना ये पीएसयू बैंकिंग बास्केट ये उतना स्ट्रांग परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जो पिछले 2-2.5 साल में हमने आके देखा कि पीएसयू बैंक्स लो और फर्राटा रफ्तार देखने को मिलेगी। अब नहीं हुआ, हायर साइड पे ऐसा क्या हो गया कि पीएसयू बैंक्स में इतनी स्ट्रांग तेज़ी नहीं बन पा रही? अगेन आई थिंक बहुत सिंपल जवाब है, एंड मे बी आई थिंक इन्वेस्टर के लिए जुड़ना बहुत जरूरी है। गिवन अ चॉइस, आप आपके अकाउंट कहाँ खोलते हो? कोऑपरेटिव बैंक में खोलते हो, पब्लिक सेक्टर बैंक में खोलते हो, या प्राइवेट सेक्टर बैंक में खोलते हो? अगर आप आपके अकाउंट प्राइवेट सेक्टर बैंक में खोलते हो और कोऑपरेटिव बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक में नहीं खोलते हो, तो आपको ये चीज का जवाब मिल जाना चाहिए कि क्यों पब्लिक सेक्टर की बैंक प्रीफर नहीं हो रही है। मे बी आई डोंट कॉल दैट पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर नॉट गुड बिजनेस मॉडल, दे आर गुड बिजनेस मॉडल्स। हावेवर उनके अंदर जो प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर जो जो विशेषता है, वो विशेषता मार्केटिंग करने की या कस्टमर को सर्व करने की जो विशेषता है, वो शायद पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर है, फिर भी बाहर नहीं आ रही है। And that is one of the reasons for which I think the public sector banks are unable to produce the growth equivalent to what private sector banks are producing, and that too on a sustainable basis. So ये एक पहला मुद्दा होना चाहिए। दूसरा, बैंकिंग के अंदर आपका सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आज की तारीख के अंदर आईटी के अंदर जा रहा है। आईटी बेस्ड प्लेटफॉर्म के साथ में आप बैंकिंग एक्टिविटी कर रहे हो। यू एंड मी एंड द यंग जनरेशन, आफ्टर द मोबाइल फोन एंड द 5G, we do not operate banks by going to branches. We operate banks by sitting in on our desk and I think using the phones. अगर आपकी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक शायद ये चीज के ऊपर आगे नहीं बढ़ रही है और जितना जोर से बढ़ना चाहिए उतनी नहीं बढ़ रही है, तो शायद आई थिंक दे आर लैगिंग बिहाइंड। Even in the corporate lending side, if they don't innovate products, then probably they are lagging behind, and that is what we are seeing. प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर आपका लोन ग्रोथ 20% के आसपास है, पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर लोन ग्रोथ आपका 15-16% के आसपास है। तो शायद आप वहां पीछे जा रहे हो। तो ये हिसाब से मैं समझता हूँ कि इवन दो दे आर अवेलेबल चीप, एंड इवन दो फुल्ली एक्सेप्टिंग दैट आर्ग्यूमेंट की इन अ रैली मार्केट, इन अ तेजी मार्केट, इन अ बुलिश मार्केट, शायद ये वैल्यूएशन कैचअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं ना नहीं बोलता हूँ, हो सकते हैं, बट इन प्रिंसिपल आई बिलीव दैट दे विल बी ओनली कैचिंग अप, दे विल नॉट बी आउट परफॉर्मर। सर ये भी अगली बात थी कि क्या नेट इंटरेस्ट मार्जिन पीक आउट तो नहीं हो जाएंगे इस बार, और क्या ये जो एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती देखी है, क्या दिस वाज द बेस्ट टाइम जो अभी तक हमने देख लिया एसेट क्वालिटी को इंप्रूव होता, या फिर अभी आप देख रहे हो कि एसेट क्वालिटी स्टेबल रहेगी और नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ से अभी और बढ़ सकते हैं? थोड़ा डाउट इसको लेकर हो रहा था इस बार। I will remain absolutely convinced that asset quality will remain stable. क्योंकि either public sector बैंक पकड़ लो या private sector बैंक पकड़ लो, I think most of these banks have remained absolutely vigilant about the quality of lending that they are doing. In fact, some of the banks are not even compromising on the quality of lending, which is fundamentally very good. पहले जो हिसाब से फोन बैंकिंग होती थी, अभी आज की तारीख में फोन बैंकिंग होकर आपको लोन नहीं मिलती है, तो ये भी एक अच्छी चीज है, which is suggesting that you are not likely to incur the non-performing assets. And last but not the least, मैं ऐसा मानता हूँ कि जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ फेज के अंदर है, तभी डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। आई एम नॉट सेइंग इट विल नॉट हैपन इफ somebody has overlooked the liability side or mismanagement in asset liability. I think that the default chances would be high. बट एज ऑफ नाउ आरबीआई इज सो विजिलेंट कि उसके अंदर ये चीज हमें नहीं दिखती है कि कोई बैंक को इमीडिएटली डिफॉल्ट होती है उसके अंदर। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल द बिजनेस मॉडल रिमेन्स कन्विंसिंग फॉर बोथ पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। मे बी जो डिफरेंशिएटर है मैंने जो पहले एक्सप्लेन किया, वो डिफरेंशिएटर को आप ध्यान में रखते हैं, तो शायद आई थिंक यू विल बी गेटिंग द विनर्स इन योर पोर्टफोलियो।
तो सर वो जो अमेरिका में डिफॉल्ट हो गए बैंक, उनको ना देखें, मतलब उतना उतना ध्यान ना दें, वो जो होना था उनकी इकोनॉमी में हो गया। उनके पास तो करेंसी भी है बेल आउट करने के लिए, तो वो तो बेल आउट करते हैं। अगर उनके वहाँ बैंक डिफॉल्ट होती है तो दूसरी बैंक को बोल के वो लोग बैंक खरीद लेते हैं। जेपी मॉर्गन एंडेड अप बाइंग अ बैंक, तो यूबीएस हमारे लिए एंडेड सर, अप बाइंग अ बैंक। तो मेरे ख्याल से आई थिंक वो चीज, मेरे ख्याल से एटलीस्ट इंडिया के अंदर अभी ये चीज रिलेवेंट नहीं है बात करने के लिए। सॉरी, योर वॉइस इज नॉट कमिंग, योर वॉइस इज अभी ऑडिबल। तक कि 6.1% की ग्रोथ आ गई जनवरी मार्च में, FY23 के लिए 7.12% की ग्रोथ आ गई। नेक्स्ट ईयर के लिए भी ग्रोथ अच्छी रहेगी, 6.5% अप्रॉक्सीमेटली। महंगाई कम होगी, सब कुछ बढ़िया बढ़िया लग रहा है। तो सर दिक्कत कहाँ आ सकती है, रिस्क फैक्टर क्या है, इंडियन मार्केट्स को झटका लगेगा तो किसके दम पे लग सकता है, और आप वर्स्ट केस सिनेरियो और बेस्ट केस सिनेरियो निफ्टी का कहाँ पर लेकर चल रहे हो? मैं ऐसा मानता हूँ, एट द कॉस्ट ऑफ नॉट साउंडिंग पॉलिटिकली बायस्ड, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आपको रिस्क फैक्टर कोई एक चीज के ऊपर रखना है तो आप ये चीज पकड़ के चलिए कि आपको गवर्नमेंट को एक ज्यादा बहुमति के साथ में इलेक्ट करके लाना पड़ेगा। क्योंकि ये गवर्नमेंट ने जो लास्ट 9 साल के अंदर अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से इकोनॉमी को पुश दिया है और इकोनॉमी के अंदर जो नए फंड्स अट्रैक्ट किए हैं, ग्लोबल इकोनॉमी को आपने आपके साथ में जोड़ दिया है और ग्लोबल इन्वेस्टर को आप इकोनॉमी के अंदर इन्वाइट करके ला रहे हो। ये जो काम ये गवर्नमेंट ने लास्ट 9 साल में किया है, शायद पहले कोई भी गवर्नमेंट ने कंसिस्टेंटली ये काम नहीं किया है। हर गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ अच्छे काम किए हैं, मैं ना नहीं बोलता हूँ, बट जो एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, वो हिसाब से कोई पास की गवर्नमेंट ने काम नहीं किया है जो ये गवर्नमेंट ने किया है। अगर हम ये चीज को आगे रखते हैं, अगर हम ये चीज को ध्यान में रख के चलते हैं कि ये गवर्नमेंट ने 110 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंडिंग का प्रोग्राम 10 साल में रखा है, इसके अंदर हम थर्ड या फोर्थ ईयर के अंदर 10 लाख स्पेंड करने जा रहे हैं आउट ऑफ 110 लैक्स। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये गवर्नमेंट को एक मौका बनता है अगले 5 साल के लिए मेजोरिटी से पावर में आने के लिए। बिकॉज अगर ये मेजोरिटी से पावर में आते हैं तो शायद डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो आज की तारीख में जो हिकअप के साथ में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चल रहा है वो शायद निकल जाए। मुझे ये बात का बहुत दुख है कि हमारे वहाँ पार्लियामेंट आधे समय तक चलती नहीं है और डिसीजन मेकिंग की जगह पे वहाँ पे रकस होता है। ये बात का मुझे बहुत दुख है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज से आपको बाहर निकलना है तो आपको गवर्नमेंट को एक बहुमति के साथ में लाना पड़ेगा और ये मार्केट के लिए भी और इकोनॉमी के लिए भी अच्छा रहेगा। और उसके अंदर आपने जो रिस्क फैक्टर की बात की, वहां पे मैं एक ही बिग रिस्क फैक्टर पकड़ता हूँ कि ये रिस्क फैक्टर नहीं बनना चाहिए। अगर आप चुनाव लड़ते हो, जरूर लड़ो, पर आप फ्रीबीज के ऊपर चुनाव मत लड़ो। आप किसी को फॉल्स प्रॉमिस देके, मुफ्त में पैसा देके आप किसी को वोट लेते हो, ये फंडामेंटली गलत तरीका हो जाएगा। एंड ये चीज को मैं रिस्क फैक्टर गिनता हूँ। अगर masses do not understand this particular aspect, and if they end up giving or if they end up getting into the prey of freebies, मैं समझता हूँ कि दैट वुड बी अ रिस्क फैक्टर फॉर द मार्केट और इकोनॉमी। तो आपको ये चीज के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इन्वेस्टर को भी ये चीज के लिए एजुकेट करना पड़ेगा, मासिस को भी ये चीज के लिए एजुकेट करना पड़ेगा। लास्ट थिंग, अगर आपको इकोनॉमी को ग्रोथ चाहिए, कॉर्पोरेट सेक्टर में ग्रोथ चाहिए, अर्निंग्स को ही चाहिए, अगर आप ये फ्रीबीज देना बंद करोगे, अगर आप एम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट करोगे, तो ही आप इकोनॉमी को आगे बढ़ा पाओगे। नहीं तो आप अदरवाइज मुफ्त में देने से आपका इकोनॉमी कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ये चीज के ऊपर आप खास ध्यान दें। So these are all some of the points I think which I would like to call it as a risk factor, for which I think you need to present it well to all the masses and the investors, so that I think they don't fall into the prey and they don't make a mistake. Remember, friend, I think there is no free lunch in the world. अगर हम समझ के चलते कि मुझे फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, अगर फ्री पानी मिलेगा, मुफ्त में मिलते रहेगा, ये फ्री लंच कभी नहीं रहता है, कोई ना कोई इसकी कीमत भुगतता है। तो आप गलती ना करें कि ये फ्री लंच के हिसाब से आप इकोनॉमी को डिटेल करें। तो बस इतना ही मेरा सुझाव रहेगा। Maybe I think I said in the first thing that I don't want to be sounded politically biased, but at the same time I want to recognize that I think India is progressing well today with these GDP numbers and these tax collection numbers, largely because of I think the positive and proactive policies that this government has brought into our country. और देवेंद्र सर वो वाला पॉइंट रह गया, वी आर सिटिंग एट 18,500 ऑन निफ्टी, 44,100 ऑन बैंक निफ्टी,
आर वी फेयरली वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड? ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच है सर, अभी समझ में नहीं आ रहा कि अभी यहाँ पर पैसा डिप्लॉय करें कि ना करें। कहाँ पर वर्स्ट केस सिनेरियो बैठेगा निफ्टी का और कहाँ पर बेस्ट केस सिनेरियो हो सकता है इस साल के लिए? कोई अंदाज़ा दे दीजिए, बिकॉज निवेशक डिपेंड करते हैं कि जब आप आएँ तो आप कुछ ऐसा बताएं कि अगर वर्स्टली फॉल भी करेंगे तो कहाँ तक दोबारा से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा? Again, I think subject to the normalcy in the situation, I think on which we are making our assumptions and the current environment को हम बेस मान के चलते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ कि करीबन 17,500 के नीचे कभी निफ्टी जाती है तो दैट वुड बिकम पॉसिबली अ बाय अपॉर्चुनिटी। कोई कारण से जाती है तो दैट विल बी बाय अपॉर्चुनिटी। और एटलीस्ट टिल दिसंबर और टिल मार्च 24 अगर निफ्टी 19,500 या 20,000 के ऊपर जाती है तो शायद वहां पे थोड़ा आपको खतरा हो सकता है, वो चीज आपको इवेल्युएट करनी पड़ेगी। तो आप ये एक ब्रॉडर रेंज पकड़ के चलिए, 17,500 ऑन अ डाउन साइड, 19,500 एंड 20,000 ऑन द अप साइड। ये रेंज के अंदर शायद निफ्टी का एटलीस्ट ये साल का हमें रेंज दिख रहा है। Again, I am making a qualified statement that this is based on the current environment in which we are estimating everything. All the factors which are looking positive, वो हम ये environment में evaluate करके बात कर रहे हैं। अगर इसमें से कोई भी चीज आगे पीछे होती है तो ये नंबर्स चेंज होने की संभावना बहुत रहती है। इसलिए इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को कंसल्ट करके ही अपना इन्वेस्टमेंट का एलोकेशन करना जरूरी बनता है। दूसरी एक बात, आप अच्छी कंपनी के शेयर्स बाई करते हो और उसके अंदर शायद कोई कारणसर फॉल भी आता है तो इट हैज अ एबिलिटी टू रिकवर बैक फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फॉल इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये चीज के ऊपर आप खास ध्यान दें कि क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज फंडामेंटली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्वालिटी वीक है तो आप मिस्टेक ज्यादा कर रहे हो, आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। बस ये चीज के ऊपर आप ध्यान दीजिए। बाकी अदरवाइज इन्वेस्टमेंट ऑलवेज आई थिंक रिमेन्स कैरीज सम अमाउंट ऑफ रिस्क। वो रिस्क आपको एज्यूम करके ही चलना पड़ता है, बट आप मेजर कर लो तो शायद चांसेस ऑफ फेलियर वुड बी रिलेटिवली लेस। देवेंद्र सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास शो में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रजत, थैंक यू फॉर इनवाइट। थैंक यू सर।